बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव कराए जाएंगे। 29 नवंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर फैसला लिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह कि बिहार में विधानसभा चुनावों के साथ ही मध्य प्रदेश में कुल 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये प्रेस रिलीज जारी कर कहा है 29 नवंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएंगे। और यदि 29 नवंबर की डेट दी गई है तो आप समझिए कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के आसपास शायद चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 27 की 27 सीटों पर एक ही चरण में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन देखेगा कि कोरोना काल में क्या एक ही चरण में सारे चुनाव कराए जाने हैं या 2 चरणों में चुनाव होंगे। कोरोना काल में किस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन इतना तय हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव होंगे 29 नवंबर से पहले पहले उपचुनाव हो जाएंगे। कुल 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 27 सीटों में से 22 सीटें वो हैं जो सिंधिया समर्थक सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा बाद में एक एक करके 3 और कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और दो सीटें जौरा और आगर मालवा, इन 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक का निधन हुआ था। कांग्रेस की तरफ से बनवारी लाल शर्मा और बीजेपी की तरफ से मनोहर ऊंटवाल का निधन हुआ था। कुल 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन होंगे। इस वक्त मेरे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और भोपाल से मेरे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, यानी एक मोटा मोटा अंदाजा आ गया है, सितंबर का आखिरी हफ्ता या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते से चुनाव प्रक्रिया शुरू। राहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना प्रश्न दोहराने की कोशिश करेंगे। राहुल, मैंने कहा कि अब एक करीब अंदाजा लगाया जा सकता है सितंबर के आखिरी हफ्ते से या अक्टूबर के पहले हफ्ते से शायद चुनाव प्रक्रिया शुरू। देखिए, सीधे तौर पे क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कहा है कि बिहार का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के साथ ही जहां पे बाई इलेक्शन होने हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है, उन जगहों पे इलेक्शंस कराया जाएगा। तो इससे साफ सीधे तौर पे ये लगता है कि चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से अपनी तैयारियां कर ली हैं और चुनाव आयोग की तरफ से तमाम कई बार मीटिंग्स लिए गए थे, जिसमें कि साफ सीधे तौर पे चुनाव आयोग ने सुझाव भी मांगा था। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों का भी जायजा लिया था कि किस तरीके से कोरोना काल में चुनाव कराए जाएंगे और कोरोना काल में यदि चुनाव कराने हैं तो उनके क्या क्या डूज एंड डोंट्स होंगे। तो किस तरीके से, जैसे यदि भीड़ नहीं इकट्ठा होना, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, या साथ ही साथ जो चुनाव के प्रत्याशी हैं वो यदि कैंपेन करेंगे या चुनावी रैलियां किस तरीके से की जाएंगी, चुनाव के प्रत्याशी यदि कैंपेन करने के लिए यदि डोर टू डोर जाएंगे तो कितने लोग उनके साथ में जाएंगे, ये सभी सीधे तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था। और अब जो आज की सीधे तौर पे यदि चुनाव आयोग की जो बैठक हुई थी उस बैठक में इस बात का फैसला जरूर लिया गया है कि जब बिहार का चुनाव होगा तो बिहार के चुनाव के साथ जहाँ पे बाई इलेक्शंस होने हैं, जिन जगहों पे बाई इलेक्शंस होने हैं उन जगहों पे भी अब चुनाव यहाँ पे साथ ही साथ कराया जाएगा। और इस चुनाव में उन सभी तमाम चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। डेट अभी कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि डेट अभी मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन अक्टूबर में ये चुनाव हो सकते हैं, ये कहीं सीधे तौर पे जरूर बात है जी। यानी पहले आचार संहिता और उसके बाद फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीधा विवेक के पास चल रहे हैं। विवेक मेरे सहयोगी भोपाल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे पहला सवाल यही है, 27 सीटें हैं, यूं तो सीटें कम हैं, लेकिन 1 चरण या 2 चरण, कोरोना काल है, अब तक इस बारे में कुछ चीजें साफ हो पाई हैं क्या? देखिए, 27 सीटों पर चुनाव होना है और यदि चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर चुका है तो इसका मतलब साफ है कि जिले के कलेक्टर जो जहाँ जहाँ चुनाव होना है उन जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट
राज्य के तरफ से जो है केंद्र को भेजी होगी, भारत निर्वाचन आयोग को भेजी होगी, मतलब कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। और इस लिहाज से मध्य प्रदेश में 27 उपचुनाव होने हैं और उन जिलों में जो जहां चुनाव होने हैं वहां के कलेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ये फैसला ले रहा है कि बिहार के चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश के 27 उपचुनाव भी हो जाएंगे। आसिफ, ये चुनाव वो चुनाव है जो सरकार का निर्धारण करेंगे। शिवराज की सरकार रहेगी या कांग्रेस की सरकार आएगी, ये तय हो जाएगा। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल पिछले कई दिनों से चुनावी सरगर्मियां में लगे हुए हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन सबकी नज़र थी चुनाव आयोग पर कि आखिर चुनाव कब होंगे। बदली हुई परिस्थितियां हैं, कोविड काल है, ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग के सामने भी चुनौती थी कि कैसे चुनाव कराए। और ऐसा है नहीं कि चुनाव आयोग इस बीच जो है राजनीतिक दलों को कैसे बांध पाएगा, क्योंकि बड़ी रैलियां, बड़ी सभाएं और जिस तरह से चुनाव का प्रचार और शोरगुल होता है, क्या ये कोविड काल में संभव है कि इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और नए वर्चुअल तरीके से चुनाव का प्रचार हो? ये तमाम चुनौतियां भी चुनाव आयोग के सामने होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने ये तय कर लिया है कि उपचुनाव जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होंगे। इसका मतलब साफ है कि चुनाव बदली हुई परिस्थितियों में होंगे। सारे राजनीतिक दलों को उन परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ेगा और उस तरह से प्रचार करना पड़ेगा। प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां लगभग प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा जो सूचना दी गई है भारत निर्वाचन आयोग को, उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि लगभग पूरी हो चुकी है। और किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान यदि होता है तो प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तैयारी जो वो जिला निर्वाचन अधिकारी जो है, जो कलेक्टर होते हैं, उन्होंने कर रखी है। तभी जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये भी हरी झंडी मिली है। दूसरी तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है आसिफ कि चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार केसों में इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां उन सीटों पर भी लगातार जो है कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव होगा, कैसे कैंपेन होगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी, ये तमाम चीजें बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। ठीक, मेरा विवेक आपसे इस पर एक सवाल है, राहुल उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। विवेक, चूंकि अब ये जो उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि सितंबर के आखिर तक या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक या दूसरे हफ्ते तक चुनाव हो जाएंगे, ऐसे में चूंकि अब तारीख दे दी चुनाव आयोग ने कि 29 नवंबर तक चुनाव कराने हैं, वक्त मिलेगा लंबा इस दौर में उन संगठनों को, उन वर्गों को जो सरकार से अपने नियमितीकरण, नियुक्ति, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन्हें सरकार या बड़े नेताओं की तरफ से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की मोहलत दी गई है। यानी उपचुनाव से पहले एक बार फिर दबाव सरकार पर पड़ेगा उन वर्गों की तरफ से। निश्चित ही ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, चाहे वो हम कर्मचारियों की बात करें, युवाओं की बात करें, जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उसको लेकर लगातार जो उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोग हैं वो दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन सभी के सामने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अवसर सरकार के ऊपर दबाव बनाने का है ये, कि यदि सरकार के ऊपर वो जितना दबाव बनाएंगे, क्योंकि चुनाव होने हैं और सरकार पे दबाव बनाएंगे तो हो सकता है उनकी मांग सरकार मान ले। मैं लौट रहा हूं इसी सवाल पर आपके पास विवेक। राकेश शर्मा जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं राकेश शर्मा जी। राकेश जी, आपसे सीधा सवाल, एक इशारा जरूर मिल गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको भी और कांग्रेस को भी तैयारियों के लिए और मिला है कोविड काल में। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली पूरे 27 सीटों पर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी वहां पे नियुक्त कर दिए, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए। हमारे बड़े नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे माननीय सिंधिया जी हो, माननीय बीडी शर्मा जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, ये लगातार वहाँ उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय जो हमारे जिलाध्यक्ष सहित समस्त लोग दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ नीचे तक के कार्यकर्ता से हमारे वरिष्ठ नेताओं की चर्चा हो चुकी है। जनता के बीच में जो काम रोके हुए थे कमलनाथ सरकार की 15 माह की सरकार में, वो काम भी लगातार हो रहे हैं, चाहे किसान की चिंता हो, चाहे गरीब की संबल योजना हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की तैयारी लगातार लंबे समय से कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अब तारीख कब आएगी या तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनता के बीच रहता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, करीब करीब 3 महीने हैं अभी। नवंबर में हालांकि 29 नवंबर तक का चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
2-3 महीनों में कोरोना के केसेस और लाजमी है कि बढ़ेंगे। वो तमाम वर्ग जो आपसे मध्य प्रदेश में अपने नियमितीकरण की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगे भी और प्रबल होंगी। उसके लिए सरकार तैयार है? देखिए, मुझे लगता है कि हर वर्ग, चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव हो, हर वर्ग की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान सरकार करेगी। पर आप ये देखिए कि 15 माह की सरकार में किस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को छला गया। युवाओं से कहा गया था कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों से कहा गया था 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे, कन्याओं से कहा गया था कि 51,000 रुपए विवाह के देंगे आपको, मध्य प्रदेश में फैक्ट्री का जाल लगा देंगे। और मध्य प्रदेश में एक भी किसी के सपने पूरे 15 माह की सरकार में नहीं हुए। अब हमारी सरकार आई है और धीरे धीरे पुनः मध्य प्रदेश को पटरी पे ला रही है। हर वर्ग की चिंता करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि हमारी सरकार हर वर्ग की चिंता करेगी। राकेश जी, हमारे साथ इस वक्त रवि सक्सेना जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता। रवि जी, जो कयास लगाए जा रहे थे उससे 1 महीना ज्यादा तैयारियों के लिए मिल गया है। चुनाव आयोग ने कहा 29 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, वैसे तो चुनाव आयोग के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी करना किसी संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी करने के समान है, इसलिए उनने जो निर्णय किया है वो ठीक है। पर अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये चुनाव 30 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। और अगर इसको आप 1 महीने आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठता है, सवालिया निशान लगते हैं कि आप डिले करते 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 आज इतना डिले करने हैं कि अब आप बिहार चुनाव के साथ में मध्य प्रदेश के चुनाव कराएंगे। आज मध्य प्रदेश में आप देखें तो जिस तरह की सरकार बनी है वो एक अल्पमत की सरकार है। उस सरकार का कोई मतलब नहीं है। उसमें आप देखें विधायक ही नहीं है और मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसी जब संवैधानिक स्थितियां हैं और इतनी जब यहाँ पर परेशानियां हैं, ऐसे समय में चुनावों को डिले करना मैं समझता हूं कि संविधान की अवहेलना है और संविधान के का जो स्वरूप है और जिस स्वरूप के अंदर वो चाहते हैं कि काम हो, मैं समझता हूं उसका कहीं ना कहीं वायलेशन है। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर रवि जी आपके पास। राकेश जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ना उनकी मैं तारीख और उनके किसी शेड्यूल पर मैं सवाल उठा रहा हूं। मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं जो जनता के मन में है इस वक्त, कि मध्य प्रदेश के उपचुनावों के नतीजे क्या बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकते थे? देखिए, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि 15 माह की कमलनाथ सरकार का काम जनता ने बहुत बेखूबी से देखा। मैंने आपको 5 बातें ऐसी गिनाई जो वादे कमलनाथ जी ने किए थे, जिसमें से एक भी पूरे नहीं हुए। इनने कहा था हर खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, हर गांव में गौशाला खोलेंगे। एक भी कोई काम पूरा हुआ हो तो बताइए। लगातार ट्रांसफर का उद्योग चलाया है मध्य प्रदेश में। लगातार आपने देखा होगा कि खनिज माफिया सक्रिय था। कांग्रेस के मंत्री आरोप लगाते थे अपनी सरकार के ऊपर। हम तो लगातार मध्य प्रदेश को एक नए ट्रैक पर जो बिल्कुल उतर गई था मध्य प्रदेश, उसको वापस लाने का प्रयास कर रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, किसी भी तारीख को चुनाव हो, कांग्रेस के नेता तो हर चीज पे आरोप लगाने के लिए बने। किसी संविधान व्यवस्था में इनको विश्वास नहीं, चाहे कोर्ट की बात कर ली जाए, चाहे चुनाव आयोग की बात कर ली जाए। न जनता पे विश्वास है, न संविधान की व्यवस्था पे। कांग्रेस के नेता ये नीति नियम की बात करते हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता हो, जिस पार्टी में जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विद्रोह होता हो, कि वहां पे ये ज्ञान बांट रहे हैं कि चुनाव आयोग को 1 महीने पहले कराने लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है बिना विधायक बने हुए कोई मंत्री बने, आप कोर्ट चले जाइए अगर हमने गलत किया है। पर जो नीति नियम और कानून के तहत काम हुआ उस पर टिप्पणी करने के अलावा कांग्रेस के नेता कुछ नहीं कर सकते। रवि जी, नियमों के मुताबिक 6 महीने में विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी यदि आप विधायक नहीं और मंत्री पद पर बने हुए हैं। वाकई क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है कांग्रेस, रणनीति बन रही है? हमने तो वैसे भी कोर्ट में लगा हुआ है केस। कोर्ट ने कह दिया है कि भाई उन्होंने 3 मंत्री ज्यादा बना रखे हैं। इनके ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जो कि विधानसभा के सदस्य भी नहीं है, उनको तो 6 महीने के अंदर हट जाना है। तो मैंने आपको कहा जो संवैधानिक स्थितियां हैं उनके मद्देनजर चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए था। पर उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में
27 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्वयं का आकलन है। उनको मालूम है कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो बिहार में हमारी पूंजी बच जाएगी, वहां पे हमारी जमीन पूरी तरह से खिसकी हुई है, बाकी हम गड्ढे में चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये सारे चुनाव करवा रहे हैं और इसी तरह की चीजों को। अच्छा रवि जी, ये जितनी ये विस्फोटक जानकारी आपको आपके हाथ लगी है, ये कब लगी सर कि बीजेपी का अपना आकलन है कि 27 की 27 सीटें हार रहे हैं? कल ही तो रिपोर्ट आई है इनकी, इनके सारे मंत्री हार रहे हैं, इनकी खुद की रिपोर्ट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठी है, मैं खुद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि 8 के 8 मंत्री इनके पूरे चुनाव हार रहे हैं, गद्दार। तो आप समझ सकते हैं बहुत गंभीर स्थिति है। तो राकेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि 15 माह में मध्य प्रदेश रवि जी, एक तो आप दोनों फोन पर हैं सर, एक दूसरे को ऐसे काटेंगे कैसे सुनाई देगा? राकेश जी आप बोलिए, फिर रवि जी आता हूं आपके पास। अली बाबा चार्ली चोर की तरह मध्य प्रदेश को 15 माह में लूटने वाले आज मध्य प्रदेश में ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को जाने वाली कहावत कांग्रेस के नेताओं पे खरी उतरती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न को ये कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट आ गई। कितना झूठ बोलते हैं, ये इससे ही सिद्ध होता है। लगातार झूठ बोलना, मध्य प्रदेश को गुमराह करना, मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगना। मध्य प्रदेश में कहा था कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आने वाली है, कमलनाथ जी बहुत फैक्ट्रियों के मालिकों से बहुत अच्छे संबंध है। 15 माह में एक मोहल्ले में कोई टीन का शेड लगाओ किसी की छोटी सी कंपनी का, तो वो बता दे। ये किस बात की बात कर रहे हैं? किसी एक युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला हो, वो बता दे। ठीक है राकेश जी, इससे अलग मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने सुझाव मांगे थे राजनीतिक दलों से। एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी क्या चाहती है? 27 सीटों पर एक चरण में चुनाव हो या इस कोविड काल में 2 चरणों में चुनाव हो? चुनाव आयोग में पूर्णतः विश्वास करते हैं। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरांश पालन करेगी। अगर निर्वाचन आयोग को लगेगा, हमारी सरकार तो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से चुनाव की व्यवस्था के लिए तैयार है। जहां जो सैनिटाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, मास्क की आवश्यकता पड़ेगी, ग्लव्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने करके रखी है। निर्वाचन आयोग जो दिशा निर्देश देगा उसका अक्षरांश पालन हमारी सरकार और हमारी पार्टी करेगी। रवि जी आपके पास आ रहा हूं। रवि जी, मेरा आपसे बिल्कुल यही सवाल है कि सुझाव के तौर पर देखिए, जो चुनाव आयोग निर्देशित कर देगा, जो शेड्यूल बनाएगा, उस पर चलना होगा। लेकिन सुझाव के तौर पर, जैसे चुनाव आयोग ने सुझाव मांगे भी थे, तो कांग्रेस की तरफ से क्या सुझाव होता? क्या एक चरण में चुनाव होने चाहिए सभी 27 सीटों पर, या फिर 2 या अन्य कुछ अधिक चरणों में भी चुनाव होने चाहिए थे? एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि 27 सीटों का मात्र चुनाव है, कोई बात 230 सीटों के चुनाव नहीं है जो 3 या 4 चरणों में किए जाए। तो 27 सीटों पे चुनाव जो है वो एक चरण में करना कोई बड़ी बात नहीं है, और चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा ये कहना है कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए और उनके एक ही चरण के बाद रिजल्ट आना चाहिए। पर रवि जी, इत्तेफाक से आप जो बैलेट पेपर की मांग करते रहे हैं, टेक्निकली अगर हम देखें तो ईवीएम एक मशीन है जिसके प्लास्टिक या मेटल के बटन हैं, और कोरोना काल में शायद बैलेट पेपर उसकी जो शायद वायरस शेल्फ लाइफ है वो कम होगी, तो उसमें आप मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? उनसे कह रहे हैं कि ये ईवीएम की जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से संदिग्ध हो चुकी है। आपने देखा कि कई बार जब टेस्टिंग हुई तो बीजेपी की पर्चियां निकलने लगती हैं, और कांग्रेस का बटन दबाओ तब भी बीजेपी की पर्ची निकलती है। हम तो कई दिनों से मांग कर रहे हैं, और हमने जो मांग नहीं की है, लालकृष्ण आडवाणी जी भी मांग कर चुके हैं, इनके कई पुरस्कार मांग कर चुके हैं, किताबें निकाल चुके हैं कि भाई ईवीएम जो है वो बदलना चाहिए, और पूरी दुनिया के अंदर मतपत्र से जो है इलेक्शन होते हैं। आपकी आवाज कट रही है रवि जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रवि सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेरे 2 सहयोगी राहुल दिल्ली से और विवेक भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। राहुल, कांग्रेस के मन में अब भी शक, सुबह शिकवा गिला सब कुछ है ईवीएम को लेकर, जबकि कांग्रेस की शिकायत पर कहें या तकनीक का विस्तार कहें, वीवीपैट मशीन इंट्रोड्यूस की गई, मिलान किया गया, उसके बावजूद अब भी कांग्रेस को यह शक सुबह है कि अभी भी कांग्रेस का बटन दबाइए तो पर्ची कमल की निकलती है।
नहीं देखिए, सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से भी कई बार वर्कशॉप्स लगाए गए और सभी ऑल पार्टी को वहाँ पे बुलाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, और सारे जो पार्टी थे सभी दल वहाँ पे पहुँचे थे। उन सभी दलों ने वहाँ पे जा कर के चेक भी किया था। चुनाव आयोग ने यहाँ तक कि चैलेंज भी दिया था, यदि आपको किसी भी तरीके से इसमें शक या शुबा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली हो सकती है तो आप इसको प्रूफ करके दिखाइए। हर एक चीज़ चुनाव आयोग ने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था ईवीएम का, और ईवीएम किस तरीके से काम करता है, ईवीएम का क्या कार्य करने का तरीका है, इन सभी चीज़ों के बारे में जितने जो चुनाव आयोग में प्रतिनिधि गए थे तमाम जो राजनीतिक दलों के, उन सभी के सामने यहाँ पर दिया भी गया था। उस समय सभी राजनीतिक दलों ने किसी भी तरीके का कोई वहाँ पे या तो प्रूफ नहीं कर पाया या किसी भी तरीके से उसे चैलेंज नहीं किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ईवीएम के बाद भी यदि कहा जाए तो यदि जो कांग्रेस कह रही है कि बटन दबाइए कहीं पे भी जाएगा भाजपा में ही, तो कई एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि चुनाव कराए गए और चुनाव में कहीं सीधे तौर पे वहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई है। तो आखिर में ये कैसे कह सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक राजनीतिक पूरी तरीके से देखने को मिलती है कि आप अपने हार का ठिकरा जो है ईवीएम पे ठोकते हैं और इसको आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये होगा कि नवंबर तक का चुनाव कराने की बात है। अब यहाँ पे जब चुनाव कराने के लिए, क्योंकि गाइडलाइंस जो जारी किया गया था, डूज एंड डोंट्स जिसको कहा जाए कि चुनाव आयोग ने कहा था, उसमें तमाम जो राजनीतिक दलों को किस तरीके से रैलियां कराना है, रैलियों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, साथ ही साथ डोर टू डोर यदि कैंपेन करना है तो डोर टू डोर कैंपेन में कितने लोग शामिल होंगे, इन सभी चीज़ों की गाइडलाइंस यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई थी। और चुनाव अब देखना ये होगा कि अब डेट आखिर में दिन कब मुकर्रर करता है चुनाव आयोग, जब क्योंकि सभी की नज़रें यहाँ पे मध्य प्रदेश में ज़रूर टिकी हुई है कि आखिर में यहाँ स्टेक, क्योंकि कई लोगों का स्टेक यहाँ पे शामिल है उस जगह पे, तो सभी की नज़रें वहाँ पे टिकी हुई हैं कि जब वहाँ चुनाव होगा तो आखिर में ऊँट किस करवट बैठेगा। और उसके बाद यदि हार और जीत वहाँ पे जो होती है उस पूरे की पूरी विधानसभा में उपचुनाव में, वहाँ पे वो स्टेक ये भी फाइनल करेगा कि सरकार किसकी रहती है और किसकी नहीं रहती है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ राहुल आपके पास। विवेक आपके पास आ रहा हूँ। विवेक, मौजूदा हालात को अगर हम देखें तो उसके लिहाज से, कोविड लिहाज से, ये जो थोड़ा सा डिले हुआ है, इसका टेक्निकल फायदा किस पार्टी को ज्यादा मिलता आपको दिखाई देता है, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, तकनीकी रूप से ये जो चुनाव यदि हम देखें, यदि इनकी मियाद यदि बढ़ रही है तो इसका सीधा फायदा सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि सरकार इस वक्त जो है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। जितनी सीटें कम है उस लिहाज से जो सरकार को जो सीटें चाहिए उस लिहाज से सरकार के पास उतना जो है बहुमत है। और ऐसी स्थिति में जितना समय बढ़ेगा उतना सरकार को काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि नई सरकार है और कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद नई सरकार आई है, तो जितना काम करने का मौका मिलेगा उतना जो है लोगों को बताएंगे कि हमने इतना काम इतने कम समय में किया है। और तुलनात्मक रूप से बीजेपी और कांग्रेस की तुलना हो जाएगी कि 15 महीने की सरकार और अभी की सरकार में क्या अंतर है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है और यही कारण है कि लंबे वक्त से कांग्रेस चुनाव कराने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ ईवीएम की अभी बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ के परिणाम आए, मध्य प्रदेश के परिणाम आए, राजस्थान के परिणाम आए, तब सरकारें बदली, तीनों स्टेट में सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई, तब ईवीएम से ही मतदान हुआ था। तब जो है परिणाम क्यों कांग्रेस के पक्ष में आ गए। यदि कांग्रेस की बटन दबाओ तो बीजेपी का वोट चला जाता है, ये आरोप भी कुछ देर पहले लग रहा था। ईवीएम के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो तकनीकी खामियां जो भी है, लेकिन राजनीतिक आरोप में जरूर ये देखना चाहिए कि परिणाम अच्छे आए तो आपके, परिणाम बुरे आ गए तो ईवीएम खराब है। ये तमाम चीजें जो है राजनीतिक दलों को सोचनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बन गई तो ईवीएम तो यही थी। तब कई कांग्रेसी नेताओं ने हमको यही इसी मंच पर कहा था कि ये दरअसल हमको लॉलीपॉप दिया गया है कि अगले लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी कर लेंगे, अभी विधानसभा में छुटपुट सीटें आप ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि खैर सियासत में बड़ी मजेदार चीजें हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया विवेक। राहुल